सबको नमस्कार। आप सभी लोगों को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, आज चौथा लेसन तुम कब जाओगे अतिथि सेकंड पार्ट। कल जो पार्ट मैंने पढ़ाया था वो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत बच्चों शरद जोशी के बारे में जिस तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के कवि के बारे में मैंने बातचीत किया हूँ। आज पाठ के अंदर चले जाएंगे। पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, इस पाठ के बारे में आज बहुत अच्छा ध्यान से बात करेंगे। बच्चों, तुम कब जाओगे अतिथि, ये वर्ड क्यों कहा गया है? देखिए बच्चों, कभी अपने घर को कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान के साथ हम कितने दिन तक उसको रहने देने सकते हैं। अपने अपने हिसाब से 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जैसा कि मध्यवर्गीय लोग जो होते हैं, जो काम काज करके अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा उसको नहीं रह सकते। लेकिन आने वाला इंसान भी यह सोचना चाहिए कि हम इस घर में जा रहे हैं, इस घर में हमारे को थोड़ा बहुत परेशानी आने वाली है, कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो घर से बाहर निकले, यही सोच के जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं जाते हैं लोग आजकल। इसीलिए एक मध्यवर्गीय परिवार में अपने घर वालों के लिए, अपने घर को आने वाले अपने घर वालों को हद तक ही वो लोग खाना बना ले सकते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग बना नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी कुछ बिना बोले हुए कोई आदमी अपने घर आता है, बिना सूचना दिए हुए अपने घर जो आदमी आता है उसको अतिथि कहते हैं। वो अतिथि को हम सत्कार करना अच्छी बात है, अतिथि को सत्कार करना ही है। लेकिन वो अतिथि जब तक रहना है उसको रेस्पेक्ट रहना है, जब तक रहता है तो उसको रेस्पेक्ट मिलती है। हद से ज़्यादा वो रहने लगता है तो उसको रेस्पेक्ट नहीं बल्कि उसको गाली भी देनी पड़ती है। कहने के मतलब ये है, ऐसे घरे हैं हमारे इंडिया में, हमारे भारत में अपना गुजारा खुद चलाना ही मुश्किल होता है, किसी दूसरे को लाकर पालना उतना आसान नहीं है। बच्चों, मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे अतिथि को देवता के समान मानते हैं हम लोग। अपने इंडिया में अतिथि को देवता के समान तो ज़रूर मानते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि देवता हो तो हर हमेशा कुछ काम धाम नहीं, घर में पड़े रहो, हम कमा के ला के खिलाओ, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी एक दिन वो अतिथि यहाँ आता है, उसको इज्जत के साथ हम देखना है। अतिथि का सत्कार तो ज़रूर करते हैं, लेकिन आजकल अतिथि का सत्कार कहाँ तक सीमित हुआ है पता है आप लोगों को? बच्चों, मैं कहता हूँ, सुनिए। जब अतिथि गांव में फ़ोन करके निकलता है, वो कहता है मैं आ रहा हूँ, तो स्पॉट में वहाँ पर जो अतिथि सत्कार करने वाला इंसान बस स्टेशन के पास जाता है, वहाँ पर एक होटल देख लेता है, उस होटल में चाय वानी नाश्ता वगैरह पिलाता है। कहो भाई क्या काम है बोल के पूछ लेता है, वो काम उसको वहाँ पर ही कर देता है। स्पॉट में वहाँ पर उसको बस चढ़ा के भेज देता है। आज उस अतिथि को घर तक लाने का समय नहीं है।
घर को लाकर उसको अतिथि सत्कार करने का मौका समय आजकल किसी को नहीं है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर अतिथि सत्कार के दिन चले गए हैं। आज भी थोड़े बहुत है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। मैं कहने का मतलब ये कहना चाहता हूँ, अतिथि सत्कार के अंतर्गत जितने भी लोग हैं तो आज वो बहुत कम हो गए हैं, फिर भी आज भी अतिथि का सत्कार चल रहा है। चलिए आज हम अतिथि के सत्कार किस तरह किया जाता है। वो अतिथि ये मध्यवर्गीय परिवार के घर में आकर कभी तक नहीं जाता है, तो उसका माहौल किस तरह होता है, वो घर वाले किस तरह से मेहनत करते हैं, वो घर वाले ना बताए हुए अतिथि क्यों नहीं जाता है, ये सब बातें हम आज इस पाठ के अंदर बताएंगे। बच्चों, आपको आपके घर को कोई अतिथि आता है तो उसको बहुत अच्छे से, मेहमान को भगवान के रूप मानते हैं मेरे बच्चों, भगवान के रूप में उसको मानना चाहिए और अतिथि को आगे बढ़ाना चाहिए, अतिथि को अच्छे से देख लेना चाहिए। हाँ, वो किसी भी काम के लिए आता है तो उस काम को पूरा करके ही भिजवाना चाहिए। समझ में आया है बच्चों? बताऊं, आगे बढ़ेंगे। राइट। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? जैसा कि अतिथि आके आज को चौथा दिन, फोर्थ डे है, फिर भी वो नहीं जा रहा है। हर दिन खा रहे पिला रहे हैं, फिर भी वो जा नहीं रहा है। आज चौथा दिन है। ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे? तुम यहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना? इसकी तारीखों अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखों बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हें सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन है, पर तुम्हारे जाने का कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की व्यंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी कॉफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ। अतिथि तुम्हारे जाने के लिए यहाँ उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? कवि कहते हैं, हे अतिथि, आज को आप आकर 4 दिन हो गए हैं, लेकिन आप जाने का बात ही नहीं करते हो। जाओ ना अतिथि, तुम जाओगे तो ना। आपको सामने हमेशा आप सिगरेट पीते रहते हो। उस सिगरेट के सामने जो मैंने एक कैलेंडर रखा है, हर दिन आपको मैं बताते हुए उस कैलेंडर का डेट बदलता रहता हूँ, फिर भी आप जाने की बात ही नहीं करते हो। जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी आप जितने घंटे यहाँ रुके हैं वो भी नहीं रुके होंगे। आप जाने की बात ही नहीं करते हो। आप इतना सारा मेहनत करके मेरे दिल से, मेरे आँखों से, मेरे चेहरों से बहुत कुछ कहता हूँ, फिर भी आप समझते नहीं हो। अतिथि तुम कब जाओगे कहकर कवि ने अपने दिल में बहुत मेहनत से कह रहे हो। उस दिन जब तुम आए थे
मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़का उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुओं कांप गया था। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल से एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बन रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतरे। हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगी हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। देखिए, अतिथि के बारे में उन्होंने सोच रहे थे। वो अतिथि जब आप पहले दिन आए थे उस दिन हम आपको बहुत गौरव सत्कार के साथ देखा था। जो हम करना था उससे बढ़कर भी हमने किए थे। दूसरा दिन इसलिए कि आप दूसरे दिन चले जाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं किया है। आपने दूसरे दिन भी रहा है। फिर भी हम अपने आप को दबा के रखे। आपको नाइट में डिनर दिए, दोपहर में लंच दिए और आपको ये भी सुनाए हैं, सिनेमा भी दिखाए हैं। ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी हमने यह सोचा हुआ है कि आप कल जाएंगे, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं सोच रहे हो। अतिथि हम कितने लोग हैं, हमारा दिक्कत बहुत ज़्यादा है, हमें परेशानी में हैं, लेकिन आप जाने की बात ही नहीं करते हो। अतिथि तुम कब जाओगे कहकर अपना आप में वो व्यक्ति लोग बहुत मेहनत हो रहे थे, बहुत कष्ट ले रहे थे, बहुत परेशानी हो रहे थे। चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट समर्थक थी, मार्मिक थी। तुम्हारे मार्मिक सामीप्य की वेला एकाएक ये रबर की तरह खींच जाएगी। अतिथि ये रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान ना था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, नहीं वह मानव और थोड़े आशों से राक्षस भी हो सकता है। जब तीसरा दिन आया था तब आपने नहीं निकला था। आपने कहा था धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। जब मुझे अनुमान लगा था कि अतिथि भगवान नहीं होते हैं, थोड़े से इसके दुश्मन होते हैं, जैसे कि राक्षस होते हैं बोल के मैंने समझा था। बहुत परेशानी हो रही थी अतिथि कहकर कवि नहीं कह रहे हैं।
किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएगा। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियन पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पति ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी ऐसी आंखों देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल लिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा, और जब वो लॉन्ड्री को जाने के लिए कहता है, लॉन्ड्री को जाने के लिए कपड़े लॉन्ड्री को देने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं सहजशील से अपना शर्ट को निकाल के कुर्ता पहना हूँ। जब बाहर निकलने जा रहा हूँ तो मेरी पत्नी ने मुझे पूछा है, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा, इनके कपड़े लॉन्ड्री को देना है, उस लॉन्ड्री तक जा रहे हैं। तो मेरी पत्नी की आंखें बहुत बड़े हो गए, बहुत गुस्से में थे मेरे मिस पत्नी ने। तो उन्होंने उनका गुस्से में फ़ायदा ये था, और कितने दिन रहेगा ये इंसान, लेकिन क्या करें, आगे बढ़ते हैं। और आशंका निर्मल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे थरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हें देख कर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तुम चल रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तब्दीलों, पुराने दोस्त, परिवार, नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंखें मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और एक चुप्पी है, सौहार्द अब शनै बेरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जो नहीं रहे, किस उद्देश्य गांध से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है।
कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस का काटने ना दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लगा रहा है, पर सोचो प्रिय की शराफत भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और गत गुजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आ गई जाएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है यह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लेंगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर में मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौटर जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। जैसा कि कवि ने वो अतिथि के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। वो अतिथि नहीं जा रहा है, वो अतिथि ने बहुत परेशानी कर रहे हैं। किसी को भी ऐसा ही लगता है अतिथि वहीं पर रहना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। अतिथि रहते हुए और दूसरों को परेशानी दिलाता है, लेकिन वो सोचता नहीं है कि मैं कितना परेशान किसको कर रहा हूँ। लेकिन सोचने वाला अच्छा अतिथि वो होता है जल्द से जल्द अपना घर चले जाता है, वापस जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो कल 5वां दिन है, आज सो जा के कल सुबह आप जाओगे मैं कहकर मैं सोच रहा हूँ अतिथि आप अच्छे देवता बन जाओगे। मैं अच्छा रिश्तेदारी निभाऊंगा। आप कैसा भी हो आप चले जाओ ना अतिथि। मैं आपको गेट आउट कह सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि एक ही बात होती है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप सोचिए। अतिथि बोल के कहते हुए कवि ने और आगे कहते हैं कवि ने, कल आप सुबह जाने की इच्छा मैं रखता हूँ, देखेंगे क्या होता है। उफ अतिथि आप कब जाओगे। देखिए, एक गरीब परिवार में जब दूसरा आदमी ज़्यादा आदमी आ जाता है, वो आदमी कितना कष्ट होता है, कितना कठिन होता है, कितना मेहनत होता है, उसको सब कुछ मालूम होता ही रहता है। कहने का मतलब यही है, बहुत कुछ मेहनत करने के बाद भगवान ने हमें ये सब कुछ सहना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आजकल वो अतिथि जो होता है आज दिखाई नहीं दे रहा है। किसका घर को उन्हें बहुत बड़ा समझते हैं। चलिए, लेकिन अतिथि आ भी लेते हैं, ऐसे अतिथि नहीं आनी चाहिए। किसका घर का परिवार को परेशानी को समझना चाहिए, तभी हम बड़े आदमी बनते हैं। तो आज इस लेसन आप लोगों को बच्चों बहुत अच्छा समझ में आया बोल के कहकर मैं समझता हूँ, चलता हूँ। आज ये लेसन कंप्लीट हुआ है। इसमें एक कठिन शब्द को देखो, एक बार दिखाता हूँ। सतत, निरंतर, लगातार। स्वतंत्र का मीनिंग है निरंतर, लगातार। आतिथ्य का आवभगत। आतिथ्य मतलब वो होता है कि कोई आदमी आता है, उसको अच्छे से खिलाना पिलाना, उसको एक देवता के रूप में देखना ही आतिथ्य कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। और अंतरंग, घनिष्ठ, गहरा। अंतरंग मतलब घनिष्ठ, अंदर वाला, जो गहराई से कहना। आशंका, खतरा, भय, डर। आशंका मतलब भय, डर और खतरा, बहुत परेशानी। मेहमानबाजी, अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार को मेहमानबाजी कहते हैं। भवभीनी, प्रेम से ओतप्रेत। प्रेम से ओतप्रेत जो होती है वो भवभीनी होती है। आघात, चोट, प्रहार। अप्रत्याशित, आकस्मिक, अनसोच। आकस्मिक से अनसोच जो आदमी आता है उसको अतिथि कहते हैं। मार्मिक, मर्मस्पर्शी कहते हैं उसको। औपचारिक, दिखावटी, रस्सी। दिखावटी को औपचारिक कहते हैं।
और निर्मूल मूल रहित होता है, बिना जड़ का होता है, उसको मूल रहित कहते हैं। और रूपांतरित जिसका रूप है बदल दिया गया हो उसको रूपांतरित कहते हैं। और ऊष्म गर्मी उग्रता, गर्मी जो होती है ज़्यादा होती है, जब धूप का समय आता है तो ऊष्म ज़्यादा होती है, उसको गर्मी का समय और उष्ण का समय कह लेते हैं। संक्रमण एक स्थिति या अवस्था से दूसरी में प्रवेश, एक स्थिति से दूसरी अवस्था में प्रकट होना। जैसा कि अब धूप का समय चल रहा है, आगे वर्ष का समय आ जाएगा, इस समय से उसमें जाना ही संक्रमण कहते हैं। जैसे कि मेरा जो पैसा है वो मेरे बच्चे को चले जाता है तो उसको संक्रमण कहते हैं। और गुंजायमान गूंजता हुआ, गुंजायमान का मतलब होता है गूंजता हुआ और ज़्यादा साउंड देता हुआ, ज़्यादा बात करते हुआ, सबको समझाते हुए और सबको अच्छा बताते हुए। और गुंजायमान हमारा जो नाम होता है वो सबको दुनिया सबको मालूम होने को ही गुंजायमान कहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये सब कठिन शब्द आपको समझ में आया होगा, आपको ये लेसन अच्छा समझ में आया होगा। और कल पाँचवा लेसन में चले जाएंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी डाउट्स है, जो आपको समझ में नहीं आया हो वो मुझे बताइए। और आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपको समझ में नहीं आया है वो ज़रूर कमेंट में रखिए, व्हाट्सएप में रखिए, जो फ़ोन भी करके आप पूछ सकते हैं, उसको ज़रूर मैंने आपको फ़ैसला करूँगा, ज़रूर आपको मैंने आंसर दूंगा, ज़रूर आपको डाउट्स क्लैरिफिकेशन करूँगा। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने मेरे डाउट्स को क्लैरिफिकेशन करवा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और फ़ोन भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, आप मेरे लेसन को अच्छा ध्यान से सुन रहे हो, डाउट्स को पूछ रहे हो और भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।